नमस्कार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज आगरा की आवाज पर मैं पूजा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं अपने किसान भाइयों से बात करने के लिए। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो आपके लिए लेकर आए हैं यारा फर्टिलाइजर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से किसान भाइयों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। आज एक बार फिर हम उस कार्यक्रम को आप तक पहुंचा रहे हैं। उसका दूसरा एपिसोड जानकारियों से भरपूर हम आप तक लेकर आए हैं और इस कार्यक्रम को परिपूर्ण करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक बार फिर से यारा के खास मेहमान मौजूद हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहते हैं अपने स्टूडियो में श्री शुभम श्रीवास्तव जी का, जो है असिस्टेंट एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शुभम जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के कार्यक्रम में जो हमारा दूसरा एपिसोड है, इसमें हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी जानकारियां आपसे लेना चाहते हैं जी। तो मुझे जैसा कि पता चला शुभम जी आप आगरा से ही बिलोंग करते हैं, हमारे इस पूरे क्षेत्र को आप बहुत अच्छे से जानते हैं जी। तो क्यों ना आज के कार्यक्रम में हम मक्के के बारे में बात करें। जी बहुत बढ़िया। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का, जिन्होंने ये मौका हमें दिया कि आज हम अपनी बात किसानों के मध्य तक पहुंचा सकते हैं और उसे विभिन्न प्रकार की फसलों में जो उसकी आगामी फसलें हैं उनकी खादों की व्यवस्था में या कृषि संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं उस पर हम एक चर्चा कर सकते हैं। तो मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, और ये बहुत अच्छा तरीका है, हम किसानों तक डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। जी जी जी। आपकी मदद से हम लोग उन तक फर्टिलाइजर से संबंधी और खेती से, कृषि से संबंधी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। और वैसे भी हमारा भारत देश तो कृषि प्रधान देश है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने बहुत अच्छा माध्यम चुना है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल ही मेरा आपसे ये होगा कि मक्का क्या है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, कुछ इस पर रोशनी डालिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रश्न के लिए। मक्का एक हमारी अनाजों की मुख्य फसलों के रूप में जानी जाती है और हमारे भारत देश में अगर हम बात करें तो हम क्षेत्रफल के आधार पे चौथे नंबर पे लीड कर रहे हैं। अच्छा। और उत्पादकता की दृष्टि से हम 7वें नंबर पे विश्व में इसकी खेती की ओर अग्रसर हैं। हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारे भारत में मध्य प्रदेश और कर्नाटका स्टेट सबसे आगे हैं। उसके बाद हमारा राजस्थान, हमारा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश स्टेट इसके आगे उसी क्रम में आते हैं। और सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाला राज्य हमारा वो आंध्र प्रदेश है, जहाँ पे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादकता मापी गई है मक्का की। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मक्के के बारे में कुछ बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मक्के का जो अगर हम जन्मस्थान बोलें तो ये मैक्सिको में शुरुआत हुआ था। मैक्सिको और कुछ लोगों का कहना है कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द अमेरिका, यहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे ये पहले वाइल्ड स्पीशीज के रूप में जानी जाती थी। अच्छा। उसके बाद धीरे धीरे ये लगभग 10,000 वर्ष पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 10,000 वर्ष पहले ये वहाँ पे शुरुआत थी। धीरे धीरे ये 6,000 वर्ष के बाद लगभग ये यूरोपियन कंट्रीज में आना स्टार्ट हो गई और इसके बाद ये एशियन और अफ्रीकन जगह पे धीरे धीरे फैलती चली गई। जी। मक्का हमारा मोटे अनाज में आता है। जी जी और जी। ये बहुत सारी ऊर्जाओं से परिपूर्ण है। जी है ना। तो ऐसे में अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि मक्का जो है इसको अनाजों की रानी कहा जाता है। जी ऐसा क्यों? जी मक्का को अनाजों की रानी बोला गया है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसी विशेषता होगी जो अनाज वर्गीय फसलों से विभिन्न होगी या उससे बेहतर होगी। बिल्कुल। मक्के की फसल की अगर हम उत्पादन की बात करें, इसमें इसका जो आनुवंशिक उपज होता है वो अन्य हमारी फसलों में जो हमारी अनाज वर्गीय फसलें हैं उनसे कहीं ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। अच्छा। लेकिन इसके लिए इसको एक अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए, चाहे वो उसके वातावरण को लेके हो और चाहे वो उसके पोषण प्रबंध को लेके हो। अच्छा। इसलिए मक्का की जो श्रेणी है वो अनाजों की रानी के रूप में जानी जाती है। कुछ वो जो विशेषताएं हैं, क्या हम उन पर बात कर सकते हैं? किस तरह का वातावरण होनी चाहिए, किस तरह की कृषि चाहिए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने भारत में बात करें तो भारत में हमारी अलग अलग प्रकार के मौसम की व्यवस्थाएं हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नए नए हाइब्रिड्स पे या अलग अलग प्रजातियों पे मक्का उगाया जाता है। जहाँ से तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे हम अलग तरह के व्यवस्थाएं अपने हाइब्रिड्स के लिए करते हैं और जहाँ पे तापमान का प्रबंध कम है तो इसीलिए हम खरीफ, रबी और बसंत ऋतु तीनों मौसम में इस मक्के की खेती अच्छी तरीके से की जाती है। अगर हम मिट्टी के पीएच की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी फसल के लिए, वो मक्के के लिए 5.5 से 7.5 के बीच में मापी गई है। इस व्यवस्था में मक्का अच्छा अपना आगे की जो व्यवस्था है फसल की आगे की वो बहुत बढ़िया तरीके से करता है। साथ ही साथ अच्छी जल निकास वाली दलदली दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी में इसकी हम अच्छे प्रकार से खेती कर सकते हैं और अच्छा प्रबंध
कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहाँ-कहाँ मक्का हमें ज़्यादा मिल पाता है? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे जिस क्षेत्र में अभी हम लोग बैठे हुए हैं आगरा, इसके नज़दीक ही आपका फ़िरोज़ाबाद है, मैनपुरी है और आपका फ़र्रुखाबाद है, कन्नौज, इन सब क्षेत्रों में अच्छी प्रकार से मक्का की खेती की जाती है। जी, जी। तो अगला सवाल मेरा यही होगा, हम मक्का की बहुत बात कर रहे हैं, तो मक्का की जो फ़सल है, जी, जी। उसकी क्या महत्वता होती है और क्या उसका योगदान रहता है? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर हम महत्वता की बात करें तो महत्वता किसी भी फसल की उसकी गुणवत्ता से नापी जाती है कि इसमें कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए या जो पशु इससे संबंधित है जिनके हम चारे के लिए उनको दे रहे हैं, वो उससे प्राप्त कर रहे हैं। चाहे वो प्रोटीन की बात हो, मक्के में प्रोटीन लगभग 7 से 10% के बीच में पाई जाती है। ऑयल की बात हो, इसमें लगभग 4% के आसपास ऑयल होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, इसमें 70% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और फाइबर की मात्रा पाई जाती है। तो ये मक्का की मुख्य विशेषता होती है जिससे ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे मनुष्य और हमारे जानवर जो भी इस पे निर्भर है, उनके लिए हो जाती है। जी। बिल्कुल। और इसका योगदान? इसका अगर हम योगदान देखें तो आपके इर्द-गिर्द आपने देखा होगा जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ हैं या हम जो डेली फूड में मक्के की रोटी, सरसों का साग काफ़ी फ़ेमस है जो अपने डेली यूज़ में करते हैं, उसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही साथ हमारे पशुओं के चारे में चाहे वो पोल्ट्री फीड हो, चाहे वो एनिमल फीड हो, उसमें भी इसका अच्छा योगदान देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आज के दिनों में देख रहा हूँ एथेनॉल प्रोडक्शन में या बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ हम और कंट्री में मक्का एक्सपोर्ट के रूप में भी देखा जाता है। तो ये जी, जी। मक्के का काफ़ी योगदान हमारी भारत की अर्थव्यवस्थाओं में देखा जाता है। तो जो मक्का है वो काफ़ी पोषक तत्वों से भरपूर है। जी, इंसानों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, उसके साथ ही साथ जो हमारे पशु हैं उनके लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। जी। तो अगर हम इसकी खेत की प्रारंभिक व्यवस्थाओं के ऊपर बात करना चाहें, जी, जी। तो थोड़ा उस पर रोशनी डालिए और हमें जानकारी दीजिए। जी, जी, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न हमारे किसान भाइयों के लिए रहेगा कि किसान भाइयों की सारी व्यवस्थाएँ प्रारंभिक तरीके से शुरुआत में ही होती हैं। और वो ही सही होनी वही चाहिए। सही होनी चाहिए। बहुत बिल्कुल। बढ़िया बात आपका ये रहा। प्रारंभिक किसी भी फसल पे अगर हम जाते हैं, अगर अभी हम तो मुख्य मक्के पे चर्चा कर रहे हैं। प्रारंभिक व्यवस्थाएँ निर्भर करती हैं कि फसल आपकी आने वाली परिस्थितियों में कैसे सर्वाइव करेगा। कैसे अपने आप को अपनी हर अवस्थाओं में अच्छा लेके चलेगा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा गुणवत्ता युक्त लेके अच्छा उत्पादन की ओर ले जाए। हुँ, फसल की प्रारंभिक अवस्था उसकी नींव मानी जाती है। हुँ, अगर हम मान लीजिए मकान बना रहे हैं, तो अपनी नींव को मजबूत बनाते हैं ताकि कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आए तो हमारा घर सेफ हो। हुँ। ऐसे ही मैं इसको जोड़ना चाहूँगा फसल से। फसल की जो बिजाई की प्रारंभिक व्यवस्था है, ये जब किसान खेत तैयार करता है, शुरुआती दौर से ही वो नींव हो जाती है उस फसल की कि वो आने आने वाले दिनों में कैसे चल के अपना कैसे व्यवहार करेगी और अपने आप को आगे लेके जाएगी। थोड़ा उस शुरुआती दौर पर ही आप और रोशनी डालें तो जी, अगर उस पर भी बिल्कुल, बात बिल्कुल करें तो? अगर हम मक्के की खेती अपने खेत में करने जा रहे हैं, तो पहले हमें ध्यान देना है कि जो हमारे इससे पहले जो ली गई हुई फसलें हैं, हुँ, हुँ। उसमें कम से कम 10 से 15 दिन का अंतराल दें, अच्छा। ताकि हमारी जो मिट्टी में जो हमारे यूज़फुल माइक्रोब्स हैं, हुँ, हुँ। वो स्टेबल हो जाएँ। साथ ही साथ जब हम अपना खेत की तैयारी करने हो जाएँ, तो जो हमारे पुराने फसल के अवशेष पड़े हुए हैं, हुँ, हुँ। उसको हम अपने खेत से निकाल दें। उसको निकालने के बाद कितने समय का गैप करें? उसको आप निकालिए, उसके बाद आप तुरंत अपना खेत जुताई करने की वो शुरू कर दीजिए। अच्छा। पहले आप जुताई मिट्टी पलट हल से कर दीजिए या आप डिस्क हैरो से भी इसकी जुताई करना शुरू कर सकते हैं। जब मिट्टी पलट हल का करने का प्रयोग क्या होता है कि मिट्टी को नीचे से पलट देता है, हुँ। जिससे जो मिट्टी के ढेले हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद आप 3 से 4 बार जो हमारा सामान्य कल्टीवेटर आता है, इससे खेत की जुताई करें और फिर पाटा चला के खेत को समतल कर दें, जिससे अच्छा। मिट्टी भुरभुरी हो जाए, जिससे आसानी से उसमें पानी का निकास हो गया, पानी की व्यवस्था हो गई, खाद जाने की व्यवस्था हो गई या बीज को अपनी जड़ों को फैलाने की व्यवस्था हो गई, सारी सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाएँगी। तो जैसे हमने पहले खेत की जुताई करी अच्छे से जी, और उसमें बीज डाला। जी, उसके बाद कितने समय के अंतराल के बाद हमें उसको बार-बार चेक करना चाहिए जी। या उस पर निगरानी रखनी चाहिए? कुछ इस पर जी, जी, बताइए। बिल्कुल। हम जब भी बीज की बुआई करते हैं, तो सबसे प्रारंभिक चीज़ें होती हैं हमारी शुरुआती खाद की व्यवस्थाएँ, जो हुँ, कि हम अभी आगे के एपिसोड में आपको उस पे चर्चा करेंगे। हुँ, प्लस सबसे संबंधित होता है सिंचाई, हुँ। कि हमें सिंचाई कब-कब करनी चाहिए, अगर हमने खेत तैयार कर लिया है। किसान भाई खेत में जब बीज अपना बो दें, उसके बाद लगभग पानी देके खेत को सींच दें, हुँ, कि जिससे फसल में नमी जो हमारी मिट्टी है, उसमें नमी जो है भरपूर मात्रा में हो जाए। ठीक है। मिट्टी जब हम सिंचाई दे दिए हमने बुआई के बाद सिंचाई कर दी। उसके बाद
पहला दूसरा सिंचाई जब हम लेंगे तो उसमें लगभग 10 से 15 दिन का अंतराल रहे और हम फिर दूसरी सिंचाई आगे लेके चलेंगे। और वातावरण का, मौसम का ध्यान रखना मौसम है। का ध्यान रखें, साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी मिट्टी में जो नमी की मात्रा है वो बनी रहे। शुरुआती दौर में खरपतवारों का प्रकोप भी ज़्यादा होता है। अगर आप खेत में पानी लगाए हैं तो आपके बीज की फुटाव के साथ-साथ आपके जो घास जो मिट्टी में पहले से दबे पड़े हुए हैं, उनका विकास भी होना शुरू हो जाएगा। अगर हम उनको नहीं रोकेंगे शुरुआती दौर में तो आगे चल के जो हम खादें अपनी मक्का को देना चाह रहे हैं, वो सारा भोजन वो घास लेना शुरू कर देंगे, हाँ। जिससे बीमारी का प्रकोप और भी समस्याएँ आपकी फसल में होना शुरू हो जाएँगी। तो किसान जब भी पानी लगाए, जब भी खेत उसका चलने लायक हो जाए 2 से 3 दिनों के बाद, तो उसको प्रारंभिक रूप से जो खरपतवार है उसको खरपतवार को हटाने के लिए एट्राजिन का इस्तेमाल करना चाहिए अच्छा। मिट्टी के ऊपर, जिससे जो प्रारंभिक खरपतवार हैं उनकी समस्या खत्म हो जाए और फसल अपना फुटाव करके आगामी अवस्था की ओर आसानी से बढ़ पाए। तो लगभग ये दूसरे दिन से हमें शुरुआत कर देनी जी, चाहिए। आप सिंचाई करने से जैसे हमारा मॉइस्चर थोड़ा मिट्टी में पैर चलने लायक हो जाए, आप उसके बाद 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंतराल में आप पहला स्प्रे एट्राजिन का कर दीजिए, जिससे क्या है प्रारंभिक खरपतवार का जो दोष है वो आपकी मिट्टी से समाप्त हो जाएगा। जी, जी। उसके बाद हमने 10 से 15 दिन का इंतज़ार किया जी। और हमारी फसल अब आगे बढ़नी शुरू जी, हुई। शुरू हो गई। इसके बाद मौसम को ध्यान रखते हुए जी। और हमारी जो ज़मीन है उसकी नमी को, मिट्टी की नमी को ध्यान रखते हुए हमें किस तरह की चीज़ें अपने उन पौधों को देनी चाहिए? जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये। अगर हम खरपतवार की, मैं जैसे अभी विशेषतः खरपतवार की बात कर रहा हूँ, तो कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि हम पहला स्प्रे करते हैं खरपतवारनाशी जो प्रारंभिक अवस्था में हमने की है, फिर हमें 10 से 15 दिन या 20 दिनों के बाद खरपतवार उगना शुरू हो जाते हैं। तो उसके रोकथाम के लिए जब हम दूसरे पानी की ओर जा रहे हैं, उसके पहले ही हमें ट्रेम्बोट्रियान नाम का एक खरपतवारनाशी होता है, उसको देंगे, जिससे फसल का जो दूसरा खरपतवार जो आने वाला है, वो समाप्त हो जाएगा और फसल अपने आगामी अवस्था 25 दिन, 30 दिन की अवस्था में आसानी से पहुँच जाएगी। तो आपने बताया कि अब दूसरे चरण में आके हमें जी। खरपतवार रोकने के लिए जी, दोबारा से हमें खरपत उसका इस्तेमाल करना है। खरपतवार उसके बाद अगला चरण? अगला चरण जी, अब खरपतवार के साथ-साथ हमें कीटों का भी प्रबंध करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुरुआती दौर में भी कीट हमारा जो सबसे, अगर मैं आगरा क्षेत्र की बात करूँ, तो आगरा क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा कीट देखने को मिलता है, सूड़ी देखने को मिलता है, वो फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप ज़्यादातर किसान भाइयों को देखने को मिलता है। अच्छा। इसका प्रयोग किसान भाई जब उसकी फसल लगभग 20 दिन के आस-पास हो जाए, तो उसका इस्तेमाल कर सकता है। अगर हम कीटनाशी की बात करें, इमामेक्टिन बेंजोएट एक हमारा जो टेक्निकल है जो मार्केट में हमारे मिलता है, या फिर यूके फ्यूरॉन नाम का टेक्निकल साथ में इस्तेमाल करके हम उस कीट के प्रकोप को रोक सकते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी जानकारी आज आप हमें मक्का के बारे में देख रहे हैं। आप हैं श्री शुभम श्रीवास्तव जी हमारे साथ, जो है असिस्टेंट एरिया एग्रोनॉमिस्ट यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम अपने दूसरे एपिसोड पर हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की ओर से हम आपके लिए विशेष किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम लेकर आए हैं। आज हम मक्के की खेती पर बात कर रहे हैं और इस पर और भी विस्तार से हम जानकारी चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन मैं पहले अभी मक्के के जो पोषक तत्व हैं इस जी, पर जी। भी मैं जानना चाहूंगी कि कितने पोषक तत्व हैं, किस तरह के हैं और ये किस तरह से महिलाओं को और बच्चों को फायदा पहुंचाते हैं। जी, जी, जी। पोषक तत्व की विशेषता चाहे हमारी फसल के लिए हो और चाहे हमारे पौधों के लिए हो और चाहे हमारे पशु जो हमारे इर्द-गिर्द हमसे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए अति आवश्यक होती है। जिसमें हमारे कुछ पोषक तत्व जो हमको वातावरण से मिलते हैं, वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये हमको मुफ्त में वातावरण की तरफ से या प्रकृति की तरफ से मिल जाते हैं। बाकी के कुछ पोषक तत्व हैं जो हमारे प्रारंभिक पोषक तत्व में आते हैं, जिसमें आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनकी मात्रा हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है और इनका उपयोग भी फसल सबसे ज़्यादा लेती है। उसके बाद अगर हम आते हैं द्वितीयक पोषक तत्व की ओर, जिसकी मात्रा हमें प्राथमिक से थोड़ा कम की ओर होती है, वो हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। जो हमारे अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, हमारा जिंक है, आयरन है, बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, कॉपर है, मैग्नीज है, ये सारी अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, इनकी भी विशेषता हमारे दाल में नमक जैसी होती है। जैसे हम दाल है, अगर हम दाल में नमक की मात्रा थोड़ी-सी ज़्यादा कर दें, तो हम दाल नहीं खा पाएँगे, या थोड़ी-सी कम कर दें, तो दाल हमें फीकी लगेगी। तो ये तो इनकी मात्रा तो फसल में कम होती है, आवश्यकता कम होती है, लेकिन इनकी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं।
तो ये विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व हैं जो हमारी फसलों के बढ़वार के लिए, उचित गुणवत्ता के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, वातावरण के स्ट्रेस को, वातावरणीय दाब को संभालने के लिए और बीमारियों के प्रकोप से खुद को ज़्यादा सर्वाइव करने के लिए अति आवश्यक होती है। मक्का खाने में गर्म होता है? जी, इसीलिए सर्दियों में इसको ज़्यादा खाया जाता इस्तेमाल है। करते हैं। अभी कुछ समय से दोबारा से मोटे अनाज की तरफ सरकार ने लोगों का ध्यान केंद्रित किया है जी, और इसके फायदे जो हैं हमारी सेहत के लिए, क्योंकि हमारे अगर पुराने समय की बात करें तो इस तरह का मोटा अनाज ही खाया जाता था। जी, जी, जी। तो सरकार ने इस ओर ध्यान केंद्रित किया है, लोगों को जागृत कर रहे हैं और इसमें आपका भी योगदान है कि जी, आप जी। हमें बता रहे हैं और मक्का बहुत ही पोषक तत्वों से भरपूर है, ये मुझे आपकी बातों से अंदाज़ा हो ही गया है। तो अगर कोई किसान अपनी खेती के मक्के की खेती के पहले चरण में है और उसे कोई कीड़ा दिखता है या पता चलता है उसका उत्पादन बढ़ता जा रहा है जी। कीड़े का, तो उसे क्या रोकथाम करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए और किस तरह से पहचान करनी जी, चाहिए? अगर कोई किसान अपने खेत में प्रारंभिक अवस्था की ओर है या प्रारंभिक अवस्था की ओर फसल है और जो सबसे मुख्य बीमारी मैंने जो मुख्य कीट आपको भी बताया है फॉल आर्मीवर्म, उसकी शुरुआती लक्षण है कि जो फसल की पत्तियाँ हैं उसके ऊपरी सिरे पे सफ़ेद रुई जैसा आपको दिखाई देगा, वो हमारे अच्छा, कीड़ों के अंडे होते हैं जो वहाँ पे बैठे होते हैं। ये पहचान है। पहचान है तो किसान के अगर कुछ पौधों में शुरुआती दौर पे ये दिख रहे हैं, किसान इसको हटा दे। उस खेत से हटा दे या उस चीज़ को वो नष्ट कर दे, तो उसके गुणवत्ता या उसके आगे जो फसल उसके आगे चलने वाली है, वो अच्छी तरीके से चलेगी। साथ ही साथ किसान भाई हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी हम कोई खेत में कुछ भी इस्तेमाल करने जा रहे हैं, चाहे वो हमारा खाद है, चाहे वो हमारा खरपतवारनाशी है, चाहे कोई हमारी वो दवा है, तो हमें मिट्टी में जो मॉइस्चर है, वो हमें मेंटेन करके रखना होगा, तभी वो अपना कार्य करना सुचारू रूप से कर पाती हैं। हुँ, हुँ। और अगर हम शुरुआती दौर की अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो किसान बेसिकली निर्भर होता है कि उसे जानकारी का अभाव होता है या उससे आधी-अधूरी जानकारी है, जिससे वो खेती तो अच्छा करता है, लेकिन कहीं न कहीं वो अच्छी गुणवत्ता युक्त उत्पाद पैदा नहीं कर सकता है। तो प्रारंभिक रूप में जो समस्याएँ किसान को देखने को मिलती हैं, उन समस्याओं से अगर वो पहले से परिपक्व है या पहले से उसे जानकारी है, जैसे बिल्कुल। जानकारी हम आज साझा कर रहे हैं, किसान आने वाले समय में या आने वाले महीनों में मक्के के खेत की बुआई शुरू कर देगा, खेत की तैयारी शुरू कर देगा। इस इन्फॉर्मेशन, इस नॉलेज के माध्यम से वो पहले से सतर्क रहेगा कि हाँ, अब हम ये फसल लेने जा रहे हैं, इनमें हमें इन गतिविधियों पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि ये हमारी प्रारंभिक गतिविधियाँ हैं। एक बार हमने प्रारंभिक गतिविधियों में गलती कर दी, छेड़-छाड़ कर दी, तो आगे चल के उसको हम सुधार नहीं पाएँगे। बिल्कुल। तो ये काफ़ी लाभकारी होने वाला है हमारे आस-पास के जुड़े हुए क्षेत्र के किसानों के लिए कि कैसे वो प्रारंभिक गतिविधियों में अपनी समस्याएँ कैसे दूर कर सकता है, कैसे अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल आगे ले सकता है, जिससे उसकी फसल बीमारी से, आने वाले फसल की क्वालिटी से, अच्छे उत्पादन की ओर आगे बढ़ती रहे और उससे अच्छा मूल्य यापन मिलता रहे। बिल्कुल। साथ ही साथ किसान भाइयों को यहाँ ये भी सोचने की ज़रूरत है कि मैंने यहाँ जो आगरा क्षेत्र में देखा है कि किसान मुख्य आलू पर ही निर्भर है। हुँ। आलू के बाद ज़्यादातर वो कोई खेती करता नहीं है या फिर वो अपना लोकल में बाजरा का इस्तेमाल करता है। अगर वो बाजरा को रिप्लेस करके या बाजरा जहाँ नहीं लगा रहा है, खेत खाली छोड़ दे रहा है, हुँ, हुँ। खाली छोड़ने से बेहतर है कि आप वहाँ पे मक्का की खेती करें और साथ ही साथ उसके पोषण प्रबंधों पे ध्यान रखें और इसके साथ-साथ जो भी उसकी कीटनाशक हैं या खरपतवारनाशी हैं, उनको एक तरीके से इस्तेमाल करता रहेगा, तो वो जो खाली ज़मीन जो उसे आज कुछ भी देके नहीं जा रही है, वो उसे अच्छा मुनाफ़ा देके जाएगी और वो उसके आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग करेगा। ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ़ आलू की खेती पर ही निर्भर मत रहिए, बाजरा और इसके साथ-साथ आप मक्का की खेती का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। जी। किसान भाइयों के लिए ये अगर आर्थिक रूप से देखा जाए तो भी बहुत उन्हें फ़ायदा पहुँचाने वाली बात है। जी। आज हम मक्के की खेती की बात कर रहे हैं। आपने अभी बताया कि पहचान उस कीट की ऐसे है कि पत्तियों के ऊपर सफ़ेद-सफ़ेद रुई जैसा आता जी। है। तो अगर हम बात करें इस मौसम में तो धुंध भी होती है, ओस जी। भी होती है, जी। तो पहचान अलग से कैसे हो उस कीट की? वो पत्ती के ऊपर एकदम शुद्ध प्रदर्शित होता हुआ दिखेगा आपको, हुँ। जिसे आप दूर से ही देख लेंगे कि हाँ, इस पे जाला जैसा कुछ बना हुआ है, हुँ, हुँ। तो उसको आप अगर आपके कुछ पौधों में ही शुरुआत हुआ है, तो आप उस पौधे को हटा के आप उस फसल को बचा सकते हैं प्रारंभिक अवस्था से। हुँ। ये जो
जानकारी ये किसान ने खुद साझा की है कि सर अगर मुझे स्प्रे का खर्चा बचाना है या मैं देख रहा हूँ कि अभी ज़्यादा प्रकोप इस हमारी कीट का नहीं हुआ है हमारी फसल में, तो हम ऐसे करके इसको कंट्रोल कर लेते हैं। 3-4 पौधे में दिखा तो ये हमें आगे फैलता हुआ नज़र नहीं आता है। तो काफ़ी अच्छी बात मुझे उस किसान की लगी थी, क्योंकि जो जानकारियाँ हैं किताबों से ज़्यादा कहीं न कहीं हमें खेतों में या हाँ, किसानों के बीच जानने को मिलती हैं। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल नॉलेज, करने से बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। और बिल्कुल, किसान बिल्कुल। 24 घंटा अपनी खेत से जुड़ा रहता है। हुँ, उसे फ़िक्र होती है अगर बारिश हो जाती है, अनसर्टेन रेन हो जाती है, तो हम तो हमारे जो शहर में लोग रह रहे हैं, वो तो बारिश का एन्जॉय करते हैं। लेकिन किसान सोचता है कि हमारी फसल कहीं ना बर्बाद हो जाए। हुँ, क्या ये बारिश उसके लिए लाभकारी है कि नहीं? तो किसान की खेती तो 50% प्रकृति पे निर्भर होती ही होती है, और 50% खेती उसकी अपनी व्यवस्थाओं पे निर्भर होती है कि खेती को वो कितने अच्छे तरीके से करना चाह रहा है, कितना ज़्यादा उसके में ध्यान देके खेती कर रहा है, और खेती को अपनी किस दिशा की ओर लेना जा रहा है। हुँ, एक किसान के 3 प्रकार के उत्पादन देखने को मिलते हैं। कोई किसान बहुत अच्छा उत्पादन ले रहा है, बहुत अच्छी गुणवत्ता ले रहा है। कुछ किसान हैं जो उससे कम गुणवत्ता ले रहे हैं, कुछ अच्छा कम उत्पादन ले रहे हैं। कुछ किसान हैं जो नॉर्मल अपना फसल लगा दी और जो भी उनको फसल उत्पादन या गुणवत्ता मिल रही है उसपे वो संतुष्ट हैं। हुँ, तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सेम जलवायु, सेम वातावरण, सेम मिट्टी, मिट्टी। सेम पानी, इसी सारी व्यवस्थाओं में कुछ किसान बहुत अच्छा उत्पादन ले रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। तो हमें उन बड़े किसानों से जुड़कर, हमारे जो लघु किसान हैं, जुड़कर जानकारी लेनी चाहिए और अपनी खेती को एक नई दिशा की ओर लेके जाना चाहिए। ये मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध रहेगा कि ऐसे ही अपनी जानकारी वो अपने आगे बढ़ाते रहें और नई-नई किस्में, नई वैरायटियाँ या कोई नई फसल जो आने वाली है, उसके बारे में जानकारी लेते रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम चाहेंगे आपके माध्यम से भी कि इस तरह के जो किसान हैं, जो बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हमारे रेडियो पर आएँ, हमारे स्टूडियो में आएँ और उनके साक्षात्कार यानी उनके इंटरव्यू के माध्यम से हम लोगों को और अवेयर भी करना चाहेंगे। लोगों को जानकारियाँ मिलेंगी कि वो किस तरह से बेहतर काम कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिकल नॉलेज उनके पास है जो वो खेत में करते हैं इस्तेमाल बिल्कुल और जी। उससे वो बेहतर कृषि कर ये पाते हैं। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा हमारे किसान भाइयों के लिए और हमारे आगरा के जो समस्त निवासी, जो हमारे आस-पास के निवासी हैं। अगर कुछ हमारे जो भी हमारा आपसे आगामी एपिसोड्स में जो हमारे कुछ किसान जो हम इनवाइट करेंगे, हमारे एम्बेसडर्स फार्मर रहेंगे, वो अपनी तकनीकियाँ बताएँगे कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की अपनी खेती की और आज खेती की को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। चाहे वो उसकी गुणवत्ता की हो, चाहे वो उसके उत्पादन की हो और चाहे वो उनके और ज़्यादा मुनाफ़े की हो। तो ऐसे कुछ अन्य किसान, बढ़िया किसानों को हम जोड़ेंगे, जिनकी जानकारियाँ हमें लघु फार्मर लेके अपनी खेती को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते हैं। जी। मक्का की खेती के लिए स्पेशली क्या यारा फर्टिलाइजर्स के पास कुछ ऐसे फर्टिलाइजर, कुछ ऐसे कीटनाशक हैं जो कि मक्का की खेती में सहयोग प्रदान करें? यारा फर्टिलाइज़र पौधों के पोषण प्रबंध पे कार्य करती है। फसल को जो भी खादें ज़रूरत हैं, उनकी अलग-अलग व्यवस्थाओं में, वो मार्केट में जिस भी कंपनियाँ की जो अच्छी कंपनियाँ मार्केट में कार्य कर रही हैं, उनसे लेके अपने खेतों की खेती कर सकता है, जिसमें कुछ यारा भी योगदान रखती है अपने फर्टिलाइज़र्स का, खादों का, ताकि उनको पता हो कि हमें खादों का प्रयोग किस तरीकों से करना है और कौन-कौन सी खादें हमारे फसल के लिए आवश्यक हैं। क्योंकि अगर हम पोषण प्रबंध पे बात करें, अगर हम अपने चाहे हमारा मनुष्य का शरीर हो या हमारा फसल हो, अगर हम मनुष्य के शरीर में पोषण प्रबंध की बात करें, शुरुआती दौर में अगर नवजात बच्चे को हम देखते हैं तो अपनी माँ का दूध पीता है वो, क्योंकि उसको वो माँ का दूध उसके लिए पौष्टिक आहार होता है। तभी वो आगे बढ़ के अपना शरीर बढ़िया से विकास कर सकता है। लेकिन हम यहाँ भी ये भी देखने को मिलता है कि जो बच्चे माँ का दूध नहीं पिए या किसी कारणवश उनको नहीं सौभाग्य प्राप्त हो पाया, तो आगे चल के कहीं न कहीं कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, बिल्कुल। उनका विकास ठीक से नहीं हो रहा है। यही चीज़ मैं फसल के साथ लिंक करना चाहूँगा कि फसल को आप सही तरीके से खादों की व्यवस्था रखेंगे, सही समय पे सही चीज़ें आप उसको देंगे, उसका पोषण प्रबंध अच्छा होगा और अगर आपने फसल की नींव को मजबूत कर लिया, उसकी जड़ को, उसकी प्रारंभिक व्यवस्था को आपने मजबूत कर लिया, फसल आपसे आपसे उतना ही अच्छा व्यवहार करेगी, साथ ही साथ मिट्टी में उस प्रकार का प्रेशर नहीं रहेगा कि वो आगे चल के अनफर्टाइल हो जाए या क्षारीय हो जाए, अगर आप खादों की प्रबंध को एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अति हर चीज़ की हानिकारक होती है। बिल्कुल। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम कोई भी फसल लें, चाहे वो हमारी अनाज वर्गीय हो, चाहे हमारी वो दाल वर्गीय हो, चाहे वो हमारी सब्ज़ी वर्गीय हो, हमें एक लिमिट, एक सीमित मात्रा को सोच के ही सारी चीज़ों का प्रबंध करना चाहिए, चाहे वो खाद हो, चाहे वो हमारी दवाओं का स्प्रे हो और चाहे वो
आने वाली कोई भी व्यवस्थाएं हों। जी, जी। और हम केमिकल्स की ही क्यों बात करें? हम बात कर रहे हैं, अगर हम पानी ज़्यादा मात्रा में डाल बहुत देते बढ़िया हैं हुआ। जी, जी, जी। तो भी हमें नुकसान होता है, अगर एग्ज़ा जलवायु भी जलवायु भी। प्रॉपर नहीं है तो भी नुकसान होता है। एग्ज़ैक्टली। बहुत अच्छी जानकारी शुभम जी आज आपने हमें मक्के के बारे में दी है। क्या चलते-चलते आप हमारे किसान भाइयों को मक्का की खेती, मक्का की कृषि के ऊपर कोई संदेश देना चाहते जी, हैं? बिल्कुल। मैं किसान भाइयों से बस इतना कहना चाहूँगा कि मक्का हमारी बहुत ही ज़्यादा जैसे हमने बोला कि हमारे अनाजों की रानी है, तो हमें ये बात समझना पड़ेगा कि अनाजों की रानी है तो कहीं न कहीं ये हमारे इनकम से जुड़ी हुई है। इसकी खेती करके हम अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी अर्थव्यवस्था में अपना अच्छा शेयर दे सकते हैं। बस हमें क्या-क्या गतिविधियाँ इस अपने खेतों के लिए करनी है, चाहे वो तैयारी को लेके हो, चाहे वो आपके खरपतवार को लेके हो, चाहे वो आपकी कीटनाशक को लेके हो या आपके पोषण प्रबंधन को लेके हो, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे अगर आप इन सारी व्यवस्थाओं पे अगर आपने विशेष ध्यान दे दिया, तो आगे चल के ये आपको अच्छी से अच्छी गुणवत्ता देके जाएगी और कहीं न कहीं आपके मुनाफ़े में आपको अच्छा योगदान देके जाएगी। तो किसान भाइयों से मेरा पुनः अनुरोध रहेगा कि जो किसान भाई आलू के बाद खेत खाली छोड़ देते हैं, अगर उन्हें एक नई फसल के रूप में मक्का लेना है, तो अपने कुछ क्षेत्र में पहले लेकर देखें कि हम अपने 1 एकड़ क्षेत्र में मक्का करके देखते हैं, ये हमारी मिट्टी पे क्या प्रभाव डाल रहा है, ये हमारी फसल पे क्या प्रभाव डाल रहा है, जिससे कि हमारा जो आमदनी है, जो हमारी खाली खेत से हमें नहीं मिल पा रहा है, हुँ, वो हमें कितना मिल जाएगा और हम अपनी इनकम में एक ऐड कर सकते हैं। हुँ। तो किसान भाइयों को मेरा यही अनुरोध रहेगा कि इसकी शुरुआत करें और शुरुआत ही सबसे बड़ी जननी होती है, आपको आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। धन्यवाद। और शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और सही तरीके से, तरीके से। नॉलेज के साथ, जी, जानकारी के साथ होनी चाहिए। शुभम जी, अभी हम बात कर रहे हैं मक्का के बारे में, लेकिन हम चाहेंगे कि हम आपसे आलू की खेती, आलू की कल्टीवेशन के ऊपर भी हम बातचीत करें, उसके पोषक तत्वों पर भी बात करें। इसके बारे में हम बातचीत अगले एपिसोड में भी करना चाहेंगे। लेकिन मैं चाहूँगी कि क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन या हम अगले कार्यक्रम में जो शेयर करने वाले हैं जी, अपने जी। किसान भाइयों से मक्का और आलू की खेती के बारे में, जी। कुछ उस पर आप रोशनी डाल दें और चलते-चलते हम अपने किसान भाइयों को ये बताकर जाएँ कि अगले एपिसोड में हम इस पर चर्चा करेंगे। जी, जी। तो आलू की बात करें, आपका जो हमारा आलू का क्षेत्र है, आगरा मुख्य उसी पे निर्भर है। हमारी किसान का मुख्य फसल वो आलू के रूप में देखता है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा लागत वो आलू की ओर लगाता है। आलू की खेती करते वक़्त हमें बस मुख्य रूप से जो ध्यान देना है, उसकी गुणवत्ता पे, ताकि जब हम अपना आलू मार्केट में बेचने के लिए जाएँ, तो हमें अच्छा मूल्य प्राप्त हो। आलू के ग्रेड्स वाइज़ हमें रेट्स मिलते हैं। पुअर क्वालिटी के रेट्स काफ़ी डाउन होंगे, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी या अच्छे साइज़ या अच्छे ग्रेड का हमने आलू पैदा किया है, उसका मूल्य हमें अच्छा मिलेगा। बिल्कुल। अभी जो हमारे एपिसोड में जो आलू पे चर्चाएँ होंगी, आलू हमारी लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था के बीच में है। हुँ, इसी अवस्थाओं के बीच में किसान अपना स्प्रे स्टार्ट करता है और कुछ महत्वपूर्ण खादें डालना प्रारंभ करता है। तो वो खादें उस फसल के लिए क्या कार्य करेंगी, वो उपयोगी स्प्रे जो खाद के तौर पे डाल रहा है, वो उसके लिए वो खादें क्या कार्य करेंगी, कैसे उसको आगे बढ़ने में मदद करेंगी, कैसे आलू को मीडियम साइज़ एक अच्छे शेप में, अच्छे साइज़ में चमकदार बना के गुणवत्ता युक्त पैदा करेंगी। ये सारी जानकारियाँ किसान को रेडियो 90.0 आगरा की आवाज़ के माध्यम से देखने को मिलेंगी। देखने को भी और सुनने को भी जी। मिलेंगी। बिल्कुल और हम चाहते भी हैं कि हमारे किसान भाई जब अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अपने खाली समय में हैं या कार्य कर रहे हैं, तो रेडियो के माध्यम से तो हमें इस फ्रीक्वेंसी 90.4 पर सुने ही सुने, बाकी जब भी समय हो तो यूट्यूब पेज पर भी हमारे इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं, देख सकते हैं और आप जैसे जो खास मेहमान हैं हमारे, जो जानकारियों से भरपूर हैं, आप कृषि से संबंधी अच्छी जानकारियाँ हमारे उन किसान भाइयों तक सही तरीके से पहुँचाएँ और हमारा उद्देश्य भी यही है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का भी उद्देश्य यही है। तो हम दोबारा से आपसे बातचीत करेंगे, हम इसी एपिसोड को कंटिन्यू करेंगे और मक्के के पोषण प्रबंध पर हम बातचीत करेंगे। शुभम जी हमारे साथ रहेंगे और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का हम फिर से तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि किसान भाइयों के लिए ये जो कार्यक्रम हम आप तक लेकर आ रहे हैं, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से ये मिनिस्ट्री की ओर से ही है। तो आज के कार्यक्रम में तो हम इतनी ही बात कर पाएंगे, अभी समय हमें और ज्यादा बात करने की इजाजत नहीं देता है, लेकिन मैं ये दोहरा कर बताना चाहूंगी कि आज हमारे कार्यक्रम में श्री शुभम श्रीवास्तव जी हैं जो है असिस्टेंट एरिया
इंडिया एग्रोनॉमिस्ट, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। और ये कार्यक्रम भी हम उन्हीं के सौजन्य से आप तक लेकर आए हैं। किसान भाइयों से हम लगातार बातें करते रहेंगे। आज ये दूसरा एपिसोड था और मैं चाहूंगी शुभम जी आप हमारे साथ अभी और बने रहे। मक्का जी। पर हम एक और कार्यक्रम में बातचीत करना जी, चाहेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत तो होगी धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात और हम शुभम जी को अभी जाने नहीं दे रहे हैं। अभी हम आपसे अगले सीरीज में फिर इस पर बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे मक्का के ऊपर। तब तक के लिए पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।